आज का टॉपिक हमारा सेविंग्स डिपॉजिट रेट्स को लेकर है। ये सेविंग्स डिपॉजिट और रेट्स, तो उसको आज हम पढ़ेंगे और उसी के थ्रू हम एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर का, तो उसी के थ्रू हम इंग्लिश सीखेंगे, अपनी वोकैब कवर करेंगे और अपना जो जीके पॉइंट है तो उसको भी ध्यान में रखते हैं हम इस पूरे आर्टिकल को, वीडियो को हम समझेंगे, कवर करेंगे। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब कहता है बैंक्स कीप सेविंग्स डिपॉजिट रेट्स अनचेंज्ड। कहता है जो बैंक है तो वो कीप मानी रखना, बैंक हमारा जो बैंक है नाउन है, तो कहता है जो बैंक है ये हमारा प्लूरल है, इसकी वजह से इसमें हमारा ये ऐसे वो नहीं आया, अगर हमारा सिंगुलर होता तो हमारा यहाँ ऐसा था। तो कहते हैं जो बैंक है वो कीप रखते हैं, क्या रखते हैं, सेविंग डिपॉजिट, डिपॉजिट करते हैं जमा करना धन, और सेविंग क्योंकि ज्यादातर हम जो बैंक में जो धन जमा करते हैं तो वो सेविंग के लिए करते हैं, बल्कि करंट अकाउंट भी होते हैं। तब कहता है तो जो धन हम सेविंग के लिए अपन जमा कराते हैं तो उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है, उसकी जो ब्याज है तो वो अभी अनचेंज्ड है। तो अनचेंज के रेट्स हमारे ये नाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कीप वर्ब का, और अनचेंज्ड इसी का ही एडजेक्टिव है जो पास्ट पार्टिसिपल में रेट को बता रहे हैं कि रेट विच टाइप के, किस प्रकार के रेट हैं वो हमारे अनचेंज्ड है। अनचेंज करता है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये कहता है सेज आरबीआई, ये जो बात है ये कौन कहते हैं, हम सोच रहे थे कि ये बात बैंक कह रहे हैं, नहीं, ये बात जो कह रहा है वो आरबीआई कहते हैं, जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई है वो कहते हैं कि जो बैंक है वो अभी भी जो सेविंग डिपॉजिट है, जो धन जमा करा जाता है बैंक के पास लोगों का, तो उसकी जो दरें हैं वो भी अभी भी अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। बाकी अब हम पूरी को इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका विस्तार क्या है। बाकी हम वोकैब के पॉइंट से और इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं सीखते हैं उसी के पॉइंट से भी हम कंप्लीट करेंगे। अब कहते हैं इन द करंट रेट हाइक cycle which began in May 2022 and saw a 250 basis point, जिसको हम बोलते शॉर्ट में BPS हाइक इन द रेपो रेट। सेंटेंस तो पूरा बड़ा है, इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। अब कहता है बैंक्स हैव ऑलमोस्ट कैप्ड इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट अनचेंज्ड। अब देखते हैं, अब कहता है जो करंट रेट है, किसका करंट रेट है, हाइक साइकिल जो कहते हैं, तो करंट रेट है जो हम मतलब वर्तमान में जो ब्याज की दर है वो है हाइक, हाइक का अर्थ होता है इंक्रीजमेंट, भी वृद्धि करना। तो ये जो सारा सर्कल है, सर्कल क्यों कहें हैं, जैसे आज हमारा रेट है 5%, फिर कुछ टाइम बाद फिर 6%, फिर 8% ऐसे बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो पूरा इंक्रीजमेंट का जो साइकिल है, तो इसलिए कहते हैं करंट रेट हैं जो वर्तमान में हमारे जो ब्याज की दरें हैं, तो उसका जो बढ़ने का जो तरीका है और उसका कहते हैं कि जो पूरा सर्कल है, इस साइकिल को दर्शाने के लिए एक फ्रेज है वो लिखते हैं विच बिगन, फ्रेज नहीं सॉरी क्लोज, क्लोज है जिसमें हमारा ये बिगन वर्ब है, उस क्लोज हम किसको बोलते हैं जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट हो, दूसरा उसका प्रेडिकेट हो या फिर उसकी वर्ब हो। तो विच हमारे साइकिल के लिए यूज हुआ है। अब होता है जो साइकिल है तो वो साइकिल विच बिगन वो कब शुरू हुई थी, वो शुरुआत हुई थी उसकी इन मई 2022, कहते हैं कि जो मई 2022 में उसकी शुरुआत हुई थी उस साइकिल की। अब कहते हैं कि जो करंट रेट है तो वो सा ए 250 बेसिस पॉइंट, अब क्या है तो उसके जो बीपीएस है, बीपीएस का जो बीपीएस पॉइंट है तो वो हमने देखे हैं। तो बीपीएस पॉइंट को हम नॉलेज के लिए भी बता दें कि बीपीएस पॉइंट को हम जो हमारा बीपीएस पॉइंट है उसके हम अगर 100 से मल्टीपल कर देते हैं तो वो हमारा परसेंटेज लेकर आता है। तो इसका परसेंटेज होगा अगर हम जानना भी चाहें तो वो हमारा 2.5% आ जाएगा। अगर हम इसको 250 को 100 से मल्टी करेंगे तो देख लो वो 250% है, 250% है या फिर नहीं सॉरी 2.5% है या फिर 250 बीपीएस है।
अगर वो हमने देखे हैं हाइक इन द रेपो रेट, ये जो रेपो रेट है तो उसमें जो इंक्रीजमेंट होता है, उसमें जो वृद्धि होती है, तो वो कहते हैं 2.5% होती है, या फिर उसका जो 250 बीपीएस है तो वो बढ़ता है, वो हमने देखे हैं। तो ये सारी बात कौन कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। और क्या कहते हैं? और कहता है बैंक्स हैव ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट जो लगभग इसके एल्बियम, और ये इसकी थर्ड किप की कैप्ट, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। और इसका जो बैंक का जो इस है वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, इसका जो सब्जेक्ट वो हमारा बैंक है। अब होता है जो बैंक है तो ऑलमोस्ट रखते हैं, क्या रखते हैं? इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज की जो दर है वो रखते हैं। कैसे रखते हैं? ऑन सेविंग डिपॉजिट की भी, जो उनका जो डिपॉजिट धन है, जमा धन किया गया था बचत के लिए, तो उसकी जो रेट की जो दर है तो वो अभी भी अनचेंज रखी हुए हैं, या वो रखते हैं लगभग ज्यादातर बैंक। अगर हाउ एवर, लेकिन फिर भी, दे हैव रेज्ड, तो राइज रेज्ड, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो दे हैव रेज्ड की भी टर्म्स, जो अवधि है, किसकी अवधि है? डिपॉजिट, और डिपॉजिट के लिए रेट्स हमारा। अब कहते हैं जो जमा कराने की जो रेट्स हैं या उसकी जो दर है, तो टर्म करते हैं अवधि की, टाइम। जैसे कि हमारे 400 दिन हो गए, तो 400 दिन के लिए जो हमारी जो रेट लगेगा वो मान लो 5% लगेगा, 7% लगेगा। तो इसका जो टाइम है इसको बोलना है कि टर्म अवधि, डिपॉजिट कराने की यानी कि जमा कराने की। अब कहते हैं कि लेकिन फिर भी जो रेज हुई है उसमें वृद्धि हुई है, या उसकी जो इंक्रीजमेंट है वो उठा है टर्म डिपॉजिट रेट्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो दिस पीरियड करते हैं मई 2023, या इस टाइम की जो बात की जाए उस टाइम की बात बता रहे हैं कि इस पीरियड के दौरान डिपॉजिट रेट्स की जो दर है तो उसमें से उसकी जो टर्म है तो उसको भी बढ़ाया गया है। क्या होता है? द इंक्रीज इन द टर्म डिपॉजिट रेट इन द करंट टाइटनिंग साइकिल, पूरा हमारा सब्जेक्ट है। क्या होता है? इंक्रीज वृद्धि हुई है, किसमें वृद्धि हुई है? इन टर्म डिपॉजिट रेट की, जो हमारी जो जमा कराने की कार्यकाल है, टाइम है, उसके रेट हैं। तो जो कहे तो जमा कराने की जो दर है तो उसकी जो टर्म्स है, उसकी जो कार्यकाल है, उसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ है। अब वो रेट किसकी है? वो रेट बताते हैं इन करंट टाइटनिंग साइकिल, कि आज का जो हमारा टाइटनिंग साइकिल है, जैसे आज के हम बोलते थे आज की हमारी दुनिया भाग दौड़ की दुनिया है, सभी अपने अपने काम में लगे हैं, तो इसका अर्थ मतलब टाइट है। तो ऐसे ही इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं भी जो इसकी जो ब्याज की जो दर है वो घटाते हैं, कभी बढ़ाते हैं, वो कभी रिजनेबल है, कभी नहीं है। तो इसलिए हुआ है कि आज की जो वर्तमान का जो साइकिल है, जो डिपॉजिट रेट्स जो दर है तो ब्याज है, तो उसका जो साइकिल है वो ये इसका एडजेक्टिव है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहते हैं। और ये हमारा एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि वर्ब है टाइट मान लो, और ये हम आई जोड़ देते हैं, वो हमारा नाउन बन जाता है। साइकिल भी हमारा नाउन है और ये है वो भी हमारा नाउन है, तो ये कंपाउंड नाउन बन जाते हैं, जो कि ये एडजेक्टिव काम कर रहा है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हमारा इसका एडजेक्टिव है। अब बताइए जो आज का करंट टाइटनिंग साइकिल है तो उसमें जो डिपॉजिट रेट है, जो जमा कराने की जो दर है, तो उसमें भी इंक्रीजमेंट हुए हैं, और उससे क्या हुआ है? उससे कहा है हैज एक्सीडेड, एक्सीडेड का अर्थ है भी पार कर जाना, या फिर उससे ऊपर उठ जाना। जैसे हम कह देते भाई ये आज की जो रेट की दर है, या पहले इसका भाव इतना था, आज 500 के पार होगा। तो कहते हैं इसके जो रेट है, डिपॉजिट रेट है, तो वो पार हो गए, किसके पार हो गए? दैट इन लैंडिंग रेट्स, कि जो लैंड का अर्थ है, लैंड का अर्थ भूमि होते हैं, और लैंड का अर्थ हम उधार देना भी होता है, धन। तो कहते हैं जो लैंडिंग रेट है, जो मतलब बैंक उधार देता था लोगों को, तो उसकी जो रेट है तो वो भी पार कर गए हैं, ये आज का वर्तमान का साइकिल, और उसकी जो रेट है वो। अब कहता है सेविंग डिपॉजिट रेट्स ऑफ बैंक। अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसका हमारा सब्जेक्ट का है और इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे का है। तो ये इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है और ये इसकी जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इसको हम समझते हैं। बता सेविंग डिपॉजिट रेट्स ऑफ बैंक, जो बचत की जो डिपॉजिट रेट्स हैं, जो यानी बचत की
जो जमा की दरें हैं वो किसकी दरें हैं? बैंक की। अगर बैंकों में जो धन मतलब लोग अपने सेविंग्स के लिए, बचत के लिए जो धन जमा कराते हैं, तो कहते हैं उनकी जो टोटल ऑल ओवर रेट है, और रेट को ही या फिर बैंक की इस रेट को दर्शाने के लिए उन्होंने एक विच क्लोज, रिलेटिव क्लोज है वो लिख दी। तो कह रहे हैं जो रेट है वो क्या है, और विच आर थर्ड ऑफ टोटल डिपॉजिट, कि भी जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आता है, जो टोटल बैंक के पास जमा धन आता है, तो उसका वन थर्ड है जो वो एक तिहाई। तो अगर जो टोटल धन है वो टोटल धन का एक तिहाई है, तो क्या है, सेविंग डिपॉजिट रेट्स हैं तो वो एक तिहाई है। तो इसके लिए पूरी क्लोज लिख दी। इसका जो है मेन वर्ब है इस सब्जेक्ट की वो ये है, चाहे आपको इसको थोड़ी देर के लिए हम ड्रॉप कर देते हैं और बैंक से उसको हम एक सब्जेक्ट मान लेते प्लूरल। तो इससे क्या होगा, इससे हमें समझ में आ जाएगा आसानी कि ये बैंक है प्लूरल, और ये इसकी जो वर्ब है और वो वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब, और उसकी शुद्धि ये मेन वर्ब। थोड़ी देर के लिए हम इस एडवर्ब को भी ड्रॉप अगर कर देते हैं तो ऐसे धीरे धीरे ये मतलब कि जो भी हमारा लिसनर सुन रहा है या पढ़ रहा है रीडर, तो उसको मतलब ये सब चीज आसानी से समझ में आते हैं। इसलिए सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं, भी इसको डिफाइन भी कर दिया गया कि किस प्रकार की जो डिपॉजिट है तो वो कितने प्रकार का है। तो भी है तो ये जो सेविंग्स डिपॉजिट रेट्स हैं तो वो रिमेन का अर्थ कंटिन्यू भी होता है, रिमेन का अर्थ शेष भी होता है, बचा हुआ। तो वो अभी भी शेष है, बची हुई है, कैसी बची है, ऑलमोस्ट अनचेंज। कहता है कि उसमें अभी भी लगभग कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, वो जैसी थी वैसे ही है, वो वैसे ही मतलब कंटिन्यू बनी हुई है। कहता है इन करंट टाइटनिंग पीरियड, आज का जो इसने जो पीरियड बताया, टाइम बताया, वो भी इन्होंने टाइटनिंग बताया। तो इसलिए कहते हैं कि जो आज का जो वर्तमान का जो टाइम है, टाइटनिंग टाइम है, तो उसमें उसकी जो दरें हैं, तो इसका अर्थ क्या है, जो हावेवर जो एडवर्ब लिखा है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ यही है कि ऐसा जो आज का जो करंट टाइम है इतना बदलता हुआ भागती हुई दुनिया की, मतलब पानी भी पैसे का मिल रहे हैं, लस्सी भी, कि सब कुछ इतना पैसा मिल रहा है, और फिर भी इसमें कोई रेट दर में इसमें चेंजमेंट नहीं आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि लेकिन फिर भी इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है आज का ऐसा टाइम है उसके दौरान भी। बाकी तर्क समझते हैं बड़े अच्छे से। अब तक अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाली वो कहाँ से निकाली, उसका सोर्स बताया है कि अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की भारत का जो आरबीआई बैंक है, तो उसके अनुसार ये रिपोर्ट निकल के आई है, और ये हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी रिलेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसको ये तो शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख दिया, तो ऐसे आप समझ लो कि इंडिया है इसके ऐसे। तो अगर जो आरबीआई है, या आप इसको भी हटा दो हम और इससे कोई अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लगा दो, तो भी इसका अर्थ ये होगा कि आरबीआई है, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, तो उसके सामने उसको डाटा जो देखा था उसकी वजह से सारी चीज निकल कर आएंगे भी, कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, कितना चेंजमेंट हुआ है, कितना चेंजमेंट नहीं हुआ। तो मॉनेटरी का अर्थ है मौद्रिक, मुद्रा संबंधी रिलेटेड पॉलिसी नियम जो भी रिपोर्ट है उसके। अब जो आरबीआई है, आरबीआई की जो एमपीसी, तो ये सारी जो इसकी फुल फॉर्म है, आरबीआई क्या है, एमपीसी क्या है, तो ये सारी फुल फॉर्म है वो पीडीएफ में लिख दी लास्ट में, आप जीके पॉइंट से भी उसको नोट कर सकते हैं। अगर तो जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार ये सारा डाटा निकल कर आया है, और वो कब निकल कर आया है इसके लिए टाइम फ्रेज लिख दी। अगर 4 अप्रैल को निकल कर आया है, और वो रिलीज्ड लास्ट वीक, और यह जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी, ये जो डाटा रिलीज हुआ था कब हुआ था, वो लास्ट अप्रैल का ही लास्ट सप्ताह वीक, तो उसको यह रिलीज हुआ था, उसको यह सामने आया था। तो अब हम बस थोड़ा और पढ़ लेते हैं, समझते हैं इसको। अब दिस हैज मॉडरेटेड द इंक्रीज इन लैंडर्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स, बस इतना को देखते हैं। अब दिस हैज मॉडरेट का अर्थ है कंट्रोल करना है। तो अगर है दिस, तो दिस का भी ये डिटर्मिनर है, ये हमें जो भी हम पैसेज समझते हैं, या 10वीं 12वीं में भी हमारे पैसेज आ रहे रहते हैं अनसीन पैसेज, तो उसमें भी हमारी बड़ी मदद करते हैं, या बड़े
जो एसएससी के एग्जाम है उसके में। और दिस किसके लिए, दिस कर दें या रेट, तो कहते हैं दिस हैज मॉडरेट, मॉडरेट मतलब कंट्रोल हुए हैं। तो द इंक्रीज इन, इंक्रीज होना वृद्धि होना, क्योंकि जो रेट है वो इंक्रीज हुई है तो उस से सब कुछ ये कंट्रोल हुआ है। इन लेंडर, लेंडर जो उधार देने वाला जो भी पर्सन है जिनको बैंक उधार देते हैं, तो क्या है लेंडर्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स, फंड्स करते हैं फीस मान लो या पूंजी या रकम, और कॉस्ट है जो उसकी लागत जो भी हम पैसे खर्च करते हैं। फिर है जो टोटल ऑल ओवर जो कॉस्ट है या बैंक के पास जो टोटल फंड आया था उसकी जो कॉस्ट है ऑल ओवर, और वो कॉस्ट है या जो फंड किसका है वो उधार देने वाले लोगों का है वो है। तो कहता है उन लोगों की जो ब्याज की जो दरें थी तो उसमें भी इंक्रीजमेंट है हो रहा था, तो उसको भी इस रिपोर्ट ने, तो दिस करते हैं रिपोर्ट है, तो मैं शायद पहले ही आपको बताया था रेट, रेट नहीं, तो इस दिस करते हैं रिपोर्ट। अब कहता है उस रिपोर्ट ने ये जो इंक्रीजमेंट हुआ था हो रहा था तो उसको भी कंट्रोल किया है। और क्या क्या है, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, इसको हम समझ सकते हैं इसे दिस हैज हेल्प्ड हैड, तो ये इसकी दूसरा जो प्रेडिकेट हुआ हमारा यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ से, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा भी देते हैं। अब इस रिपोर्ट है, रिपोर्ट ने हेल्प की है, तो रिपोर्ट का था ना, तो जैसे डाटा सामने लिखा गया है उससे जो रिजल्ट लिया गया उससे तो हमें हेल्प मिलेगी कि कितना इंक्रीजमेंट हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो अब कहते हैं इस रिपोर्ट से हेल्प हुई है इन इम्प्रूविंग देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनआईएम। तो कहता है जो एनआईएम है तो उससे भी उसकी जो रिपोर्ट है या उसमें भी हमारी इम्प्रूवमेंट है वो हुई है, और इस रिपोर्ट से इसको मदद मिली है, हेल्प मिली है। तो इम्प्रूव है, इम्प्रूव हमारी वर्ब होती है, पर इसमें जब वर्ब है कब मानते, जब हमारा सब्जेक्ट होता है ये, और फिर उसके बाद ही जब हमारा आता तब हम इसको हेल्पिंग वर्ब मानते, इसको मेन वर्ब मानते हैं। उससे पहले ही जब हमारा आता वॉज वर्ब आता उसको हम मेन हेल्पिंग वर्ब मानते हैं और इसको मेन वर्ब। बट ये हमारी प्रीपोजिशन है उसके बाद आ रही है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी हमारा आता है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इसलिए हम वर्ब है वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, हमारा नाउन बन जाते हैं, तो इसलिए इम्प्रूविंग वर्ब है वो हमारे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें खास ध्यान रखना है। और ये जो हेल्प वर्ब है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बताएं इम्प्रूव एनआईएम, तो एनआईएम की जो फुल फॉर्म थी वो हमारी थी नेट इंटरेस्ट रेट, ये भी हमें डाल दिया। और पढ़ते हैं अब द रिपोर्ट सैड, तो ये अब ये बात आ गई तो मैंने कहा कि दिस डिटर्मिनर वो किसके लिए है, तो अभी कहता खुद ही कह रहे हैं कि रिपोर्ट सैड, ये तो सारी बात है, ये सारी बात रिपोर्ट ने कही, या मतलब फिर ये सारी बात रिपोर्ट से निकल कर आई सामने। अब होता है नेट इंटरेस्ट रेट जो एनआई में है वो लिखट का है, तो उसमें अंतर भी दिखाई दिया है, तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया है, डिफरेंस दिखाई दिया है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय बैंक, तो बिटवीन करता है जो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अब रहता है तो उस रिपोर्ट है, रिपोर्ट में दिखाई दिए हैं क्या गैप दिखाई दिया है। अब होता है इंटरेस्ट अर्न बाय बैंक, कहता है कि बैंक है, बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट से यानी कि ब्याज से उसने कमाया है, जो भी धन उसके पास ब्याज से जो उसके पास जो धन आया था, उसने जो धन कमाया था वो धन, और दूसरा क्या करें कि तो मतलब एक वर्ब है और वर्ब के हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं या दो हमारे नाउन है, इस एंड से कनेक्ट कर, तो एक नाउन हमारा ये दूसरा हमारा ये। तो अब कहते हैं एक वो धन जो बैंक ने ब्याज से दर से लोगों से कमाया है, और दूसरा क्या होता है इंटरेस्ट इट पेड, दूसरा उस धन से कमाया है, दूसरा उस इंटरेस्ट ब्याज से कमाया है जो उन्होंने लोगों को दिया है, मतलब एक जो लिया है धन उससे कमाया है और एक धन उससे जो दिया है लोगों को। ऐसे बैंक करते हैं, लोन देते हैं, लोगों से लेते हैं, लोगों से लेते हैं धन, जिसको जरूरत हो उसको लोन देते हैं। तो इसके कहता है कि जो ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि उसके जो बीच का जो गैप है
तो गैप में डिफरेंस है, वो कितने गैप है वो अब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ऑफ बैंक्स इम्प्रूव टू 3.73% एज ऑफ दिसंबर 2022 फ्रॉम 3.44% एज ऑफ दिसंबर 2021। तो एज ऑफ का अर्थ आता है हमारा फ्रॉम दैट टाइम की, इस टाइम से लेकर। इम्प्रूव हमारी वर्ब है। अब कह रहा है तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कहते हैं 3.73% है वो है, और उसके टाइम के लिए लिख दिया कि एज ऑफ दिसंबर 2022, 22 दिसंबर यानी कि दिसंबर 2022 में इसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो 3.73% हुआ है। और कब से लेकर, फ्रॉम दिसंबर 2021, भी दिसंबर 2021 है वो 21 से लेकर दिसंबर 2022 तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो गैप भी दिखाई दे रहा है। और कितना हुआ है वो हुआ है कि दिसंबर 2022 में इसका जो परसेंट था वो 3.44 था, 3.44 था। और 2022 में, दिसंबर 2022 में उसका जो ब्याज की दर थी तो वो 3.73 होगी, तो ये बढ़कर होगी 44 से 73 होगी। तो इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, इसलिए कहा है कि इसके बीच में गैप भी है और ये इंप्रूवमेंट हुआ है। वही अच्छे से आपको समझ में आ होगा। बाकी इसकी पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब इन मार्च 2023 while term deposit constitute 558.5% of aggregate deposits of scheduled commercial bank। ये जो डिपॉजिट्स हैं इसका ये हमारा मेन वर्ड है जो कि नाउन है, इसकी ये वर्ब है, और ये हमारे टाइम की फ्रेज है। अब कहता है कि मार्च 2023 में जो डिपॉजिट्स की जो टर्म करते हैं जो कार्यकाल, टाइम, जो पहले मैंने आपको बताया था। तो अगर जो धन हम कराते हैं तो उसका जो टाइम है कि भाई हम कितने साल के लिए एफडी कराई या फिर कितने साल के लिए हमने अपना बैंक में धन जमा करा। तब कहता है जो 2023 मार्च 2023 में जो डिपॉजिट कराने की जो टर्म है तो वो कितनी थी, वो कॉन्स्टिट्यूट 558.5%, अब है 58.5% किसकी, ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट की। भी एग्रीगेट करते हैं टोटल अमाउंट, टोटल सम। तो कहते हैं डिपॉजिट जो धन कुल जमा किया गया था बैंक के पास तो उसका 58% या 58.5% जो डिपॉजिट था वो टर्म डिपॉजिट का था मार्च 2023 में। अब डिपॉजिट था वो किसका था, वो कह रहा है ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, तो वो कॉमर्शियल जो बैंक है उसका था। और उसके लिए एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लिख दिया, विच टाइप ऑफ बैंक, कि किस प्रकार के बैंक से उनका। तब कह रहा है जो उनका जो शेड्यूल किया गया था उन बैंकों की बात हो रही है कि जो कॉमर्शियल बैंकों का शेड्यूल किया गया था तो उन बैंकों का जो टोटल डिपॉजिट था तो उसका तो ये 58.5% डिपॉजिट किया गया था। और क्या कहते हैं उसी के आगे लिखता है करंट अकाउंट, जो वर्तमान में हम करंट अकाउंट यूज करते हैं। एक सेविंग अकाउंट होता है और एक हमारा करंट अकाउंट होते हैं, बाकी तो और अलग अलग कई होते हैं। तो कहते हैं जो करंट अकाउंट है और जो सेविंग अकाउंट है हमारे, ये भी डिपॉजिट है क्योंकि ये हम धन जमा कराते हैं। उसके लिए कहा है कि जो हम धन जमा कराते हैं तो उसका सेविंग अकाउंट है और उसका ही करंट अकाउंट है। तो वर 8.9% एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। तो ये कहता है कि जो करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट है हमारा तो उनका जो डिपॉजिट जो टर्म्स थी और उनकी जो टाइम था तो टाइम का जो रेट था वो कितना था 8.9, तो 8.9% था। और 32% 62.6% था रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का अर्थ है, रिस्पेक्ट हमारी वर्ब होती है जो कि इज्जत करना, और रिस्पेक्टिवली हमारी एडवर्ब भी होती है और उसका अर्थ अलग भी होता है। रिस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रमशः, क्रमशः का अर्थ समझना आप कि जो करंट अकाउंट है तो उससे
इससे रिलेट, और जो सेविंग अकाउंट है उससे इससे रिलेटेड करो आप। तो करंट अकाउंट कहते हैं, करंट अकाउंट की जो ब्याज की जो दरें थी वो करंट अकाउंट की थी 8.9%, और जो सेविंग अकाउंट है उसकी जो ब्याज की दरें थी वो हमारी 32.6%। तो इसका अर्थ है रिस्पेक्टिवली। बस हमारे वीडियो कंप्लीट। बाकी हम ये देखते हैं जो भी हमारे वर्ड पढ़ते टाइम हमारे सामने आए थे, तो सबकी ये अच्छी सी पीडीएफ है, तो इसको आप नोट्स बनाओ। एक्सीड का अर्थ पार होना है, जो आया था ओवरग्रो बोलते हैं हम, गो पास्ट, आउट परफॉर्म, ये हमारे हमारे सिनोनिमस के। तो लैंडिंग का अर्थ है उधार देना, बोरो लोन और एवरेज। मार्जिन जो हमें बताया नहीं था, मार्जिन का अर्थ है एक लाभ होता है कि भी आपने कोई भी वस्तु है वो 100 रुपए की ली और आपने 150 में बेच दी, तो कितने का मार्जिन होगा, आपको 50 रुपए का मार्जिन होगा बीच की बचत। अगर माइनस में आप गए कि 100 की लाया 50 की बेच दी, तो 50 माइनस में होगा, तो आपको मार्जिन होगा 50 में माइनस, आप घाटे में चले गए। तो मार्जिन का अर्थ लाभ भी होता है, और मार्जिन का अर्थ एक एज भी होता है, कोणा। तो एज का अर्थ समझना कि जैसे हम बुक लगते हैं तो उसमें हमारी जैसी बाउंड्री पूरी और उसके बीच का एरिया है उसको मार्जिन बोलते हैं। या जो गैप है वो हम कटिंग कुटिंग के लिए छोड़ते हैं, ऐसे कोण है तो उसको भी हम मार्जिन बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि एज क्यों लिखा है। बाकी बाकी जो हमारे जीके के जो पॉइंट आए थे सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनकी जो फुल फॉर्म, तो वो हमने इसमें कवर कर दें कि आरबीआई है। जीके पॉइंट से आरबीआई की जो फुल फॉर्म है वो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एमपीसी की फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, पॉलिसी नहीं है। एनआईएम की नेट इंटरनेट मार्जिन है, और एससीबी की शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। आपको अच्छी लगी और आपकी जरूरत के अनुसार हो तो आप इसके नोट्स बनाना, लिखना और अच्छी वीडियो लगे देखते रहना। तो आज के लिए फिर थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।